इसके बाद पाश्चात्य दर्शन का अन्य पाश्चात्य दर्शन भी है जो समान महत्व का माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वो जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन हमने पढ़ा वो ज्यादा उसकी तुलना में ज्यादा क्या है, ये सरल टॉपिक्स है। ठीक है, तो क्या क्या है, हेगल एक टॉपिक है, हेगल का बोध व सत्ता और द्वंदात्मक प्रत्ययवाद है। जब द्वंदात्मक प्रत्ययवाद पढ़ोगे ना तो एक और टॉपिक समझ में आता है, मार्क्सवाद, आपको तब समझ में आएगा मार्क्सवाद। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं यहाँ पर तो नहीं बताऊंगा, मतलब लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा जरूर कि मार्क्स ने कैसे द्वंदात्मक प्रत्ययवाद का उपयोग किया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा चीज यहाँ पर ब्रेडले है, तो ब्रेडले का भी प्रत्ययवाद आ गया। ठीक, आप कहोगे सर इसमें दो चीजें कॉमन दिख रही है, प्रत्यय प्रत्यय दिखा है यहाँ पे प्रत्यय, तो प्रत्यय की बातें किसने किया था, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में भी हुआ है, यानी डिकार्ट भी उसकी बात करता है, लाइबनिज, स्पिनोजा, ये सब भी उसकी बातें करते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा प्रत्ययवाद कहाँ देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा जॉन लॉक में। तो जॉन लॉक में जो प्रत्ययवाद मैं समझाऊंगा वो चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो यहाँ पर एक दो धारा भी पैदा होती है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, तो दो धारा में कौन कौन सी धारा हो जाती है, एक धारा जो है इसको हम कहते हैं प्रत्ययवाद समर्थक। ठीक है, प्रत्ययवाद का समर्थन करने वाले एक धारा पैदा हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, प्रत्ययवाद विरोधी हो जाएंगे, प्रत्ययवाद विरोधी। तो प्रत्ययवाद का विरोध करने वाले लोग कौन होंगे ये भी हम समझे। तो प्रत्ययवाद का समर्थन करने वाले कौन हो गए, दिख रहा है यहाँ पर से, पहला नाम क्या है इसमें, हेगल ही दिख रहा है, और दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है यहाँ पर, ब्रेडले। ये दोनों दोनों क्या है, इसके समर्थन में आ जाएंगे। इसके विरोध में कौन कौन खड़े हो जाएंगे, तो इसके विरोध में खड़े होंगे मूर। अब मूर किसके विरोध में है, प्रत्ययवाद के विरोध में। प्रत्ययवाद एक तरह का आदर्शवाद है, और मूर का जो वस्तुवाद है क्या, वास्तविकता है, प्रैग्मेटिज्म है, वास्तविकवाद है, इसलिए वस्तुवाद कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके समर्थन में कौन, मतलब विरोध में कौन आ जाएगा, मूर आ जाएगा। और मूर के बाद दूसरा यहाँ पर एक और टॉपिक देखिए, एजे एयर। तो एजे एयर जो है ये भी क्या होते हैं, एजे एयर भी इसके विरोधी हैं। ठीक है, और एक बहुत कमाल के भाषाई ज्ञान ये रखते हैं, और भाषा की दृष्टि से कहते हैं कि प्रत्ययवाद व्यर्थ है और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो एक सत्तापन उस सिद्धांत देते हैं। क्लियर हो गया बात। इसके बाद फिर दो जो टॉपिक यहाँ पर प्रत्यय, जॉन डीवी दिखे, जॉन डीवी भी क्या है, जॉन डीवी व्यवहारवादी है, जॉन डीवी। तो जो जॉन डीवी है ये भी क्या है, प्रत्यय विरोधी। अब लास्ट में बचेगा सात्र। सात्र बिल्कुल अलग टॉपिक, एकदम स्वतंत्र टॉपिक है वेस्टर्न फिलॉसफी से, और बहुत ही कमाल का टॉपिक है। मतलब ये आदमी कृष्ण के लेवल का बात करता है, ये आदमी वेस्टर्न फिलॉसफी में, इतना कमाल का है। ठीक, तो ये इतने टॉपिक हैं, आपको क्या करना है, ये धारा बना लेनी है। ठीक है, ये धारा अगर आप समझे रहोगे तो क्या होगा, आपको क्लियरिफाई होना चाहिए कि मूर अगर बात कर रहा है तो वो प्रत्ययवाद को खत्म करना चाहता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एजे यार बात कर रहा है मतलब प्रत्ययवाद का विरोधी है सीधा सीधा। इसके अलावा जॉन डीवी जो है वो बात कर रहा है तो प्रत्ययवाद का विरोधी है। लेकिन जैसे ही आपने लिखा राइटिंग में कि प्रत्ययवाद के समर्थक है, इसका प्रत्ययवाद ये है, इसका प्रत्ययवाद वो है, एक की आरटीआई कॉपी में मैंने देखा प्रत्ययवाद समर्थक के रूप में दर्शा रहा है मूर को, तो क्या जीरो से आप गलत हो गए ना, सीधा 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 आपको जीरो मिलेगा उसमें, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं जान रहे हो। ठीक है, तो ये खतरा है दर्शन में, वही बात है ना कि आप फेंक के नहीं आ सकते। 6 पेपर में अधिकतर लोग का डर क्या है कि दर्शन, जो 2 घंटे का टाइम मिलता है ना 12 से 2 बजे के बीच में गैप, उसमें सिर्फ दर्शन पढ़ते हैं वो। कोई समाज शास्त्र फेंकू सब्जेक्ट है बना लोगे, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है उसको बना लोगे, ताकत लगती है यहीं पे, वहीं पलटाते रहते। मैं तो गया हूं ना, देखा है मैंने। ठीक है, अच्छा अब भी ध्यान रखना, एक ही कॉपी बनाना। ठीक है, एक कॉपी बनाना, और एक कॉपी में सारा चीजें लिखते चलना, मेरा नोट्स और उसमें कुछ आंसर्स। ठीक, दूसरा कॉपी नहीं बनाना, एक ही कॉपी में कवर करना, दूसरी कोई पुस्तक नहीं खरीदना मार्केट से। ठीक है, इसी चीज से कवर करना, क्योंकि देखो दर्शन की तैयारी उस दिन की तैयारी है, समझ रहे हो, एग्जाम के दिन की तैयारी। हालांकि पूरे मेंस को ये बोलना चाहिए, आप जो भी पढ़ रहे हो वो तैयारी कब की है, मेंस वाले दिन की तैयारी है। ये आप सोच के चलोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप उस 2 घंटे के हिसाब से अपना नोट्स तैयार रखो। अधिकतर लोगों को क्यों नहीं निकल रहा मेंस, यही कारण है कि वो कर क्या रहे हैं, उस दिन के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हैं, हमेशा तैयारी करते रहेंगे वैसा। ये एक पुस्तक दर्शन का ये ले लिए, ये ले लिए, ये रेफरेंस बुक खरीद रहे हैं, कुछ लोग खरीदवा रहे हैं रेफरेंस बुक, कोई वाय मसीह की पुस्तक खरीद रहा है ना, तो कोई इनकी खरीद रहा है, क्या सुजाता मैडम उनकी खरीद रहा है। अरे भाई नहीं आएगा, आप कहाँ जा रहे हो, वहां पर सिलेबस में छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको आप एक कॉपी में तैयार करो। ठीक, तब भटकना मत। क्लियर हो गया, ये लिख लो इसको या फोटो खींच लो तब भी चल जाएगा। ये एक लास्ट टॉपिक है, नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र एथिक्स वाला हिस्सा कौन सा है, एथिक्स में देखो बहुत सारा नैतिक मूल्य व
नैतिक दुविधा। यहाँ से आया क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। दूसरा, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। ये 3 टॉपिक इसने रखा हुआ है प्रशासन में। क्लियर है। इसके बाद लोक सेवकों हेतु आचार संहिता अभी तक के नहीं आया। इसके बाद है भ्रष्टाचार। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थ, प्रकार, कारण, प्रभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। बहुत ही सरल टॉपिक है। इसके बाद विल्सल ब्लोअर की प्रासंगिकता एक टॉपिक है। और लास्ट में हमने देख लिया यहाँ पर टोटल जो टॉपिक्स है वो कितनी है, 49। ठीक है। इसमें क्या हुआ, केस स्टडी पूछेगा नीति शास्त्र में, ऐसा सोचकर मैंने पुस्तकों में डलवाया भी था। तो 1-2 केस स्टडी की भी मैं तैयारी इसमें करवाऊंगा। केस स्टडी का मतलब होता है कि जैसे एक उदाहरण दे दिए, वो कैसे उदाहरण देंगे, तो उदाहरण ऐसा दे देंगे कि भाई आप जो है एक नोडल अधिकारी हैं इस योजना के, और इस योजना को इस जिले में लागू किया गया है, और वहां पर भ्रष्टाचार का क्या पाया गया है, एक केस पाया गया। तो आप पहला कदम क्या उठाएंगे, आप जांच अधिकारी। इस तरीके से क्या करता है, एक सिचुएशन देता है, और सिचुएशन के बाद क्या होता है, उस सिचुएशन में आपको 3-4 विकल्प आपको खुद खोजने पड़ेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और इन विकल्पों में मैं किसको चुनूंगा, चौथे को चुनूंगा, तीसरे को चुनूंगा, और क्यों चुनूंगा उसका बाकायदा तार्किक दृष्टि से बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी ना मध्य प्रदेश में भी आता है, यूपी पीसीएस में भी आ रहा है, यूपीएससी का तो फेवरेट है, वो पूछेगा ही पूछेगा। तो मुझे ये था कि ये लोग केस स्टडी पूछेंगे एथिक्स वाला, तो मैंने करवाया था। 4-5 क्वेश्चन आज भी डले हुए हैं इसमें। ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा जब टाइम आएगा उस पर 3-4 केस स्टडी कम से कम मैं करवाऊंगा, ताकि आए तो उसमें घबराए नहीं, आराम से आंसर करके आए अपन। ठीक है। तो कुल देख रहे हो टॉपिक की संख्या कितनी है, 49 टॉपिक है। अगर सर 49 टॉपिक कितने दिन में पूरा होगा, तो स्पष्ट तौर पर बात है कि कम से कम 2.5 से 3 माह। ठीक है, इतने दिन में पूरा होगा। फिर कहोगे आपके पास पर्सनल पढ़ रहे हैं तब भी होगा क्या, तो नहीं, उतना नहीं होगा, 2.5 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2.5 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरू हम चलेंगे 1 घंटा या 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा चले जाएंगे। मैं जब देखता हूँ कि मजा आने लग गया पढ़ने वाले को, तब मैं खींचता हूँ 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे फिर जब चलेंगे तो आराम से फिर कवर होते चलेगा। ठीक, चेक करो एक बार कुछ इसमें बोलना हो तो। सारा कुछ सिलेबस मैंने बता दिया, एकदम डिटेल्ड वाइज, डिटेल्ड चर्चा है इसकी। ठीक, डर थोड़ी लग रहा है कि अरे यार इतना बड़ा टॉपिक, नहीं सच्चाई ये टॉपिक्स तो बहुत रखे हैं सीजीपीएस से ना, बहुत ज़्यादा टॉपिक रखे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जब उसने सिलेबस बदला 2018 में, तो सबसे ज़्यादा बदलाव किसी सब्जेक्ट में किया तो यही सब्जेक्ट है, उसको एकदम भयंकर भर दिया। जैसे इतिहास में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत था, तो मध्यकाल को जोड़ दिया उसमें। लेकिन इसमें क्या किया उसने, दर्शन में केवल योग दर्शन और परिचय बस होता था इसमें पहले 2017 तक के, लेकिन इसको बढ़ाया तो 3 गुना बढ़ा दिया, एकदम 3 गुना इसको बढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा यही बढ़ गया। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसका हिस्सा होना चाहिए। अब मेरे को खुशी इस बात की हुई कि लोकल दर्शनों को उठा रहे, जैसे गुरु घासीदास जी का उठा लिए, वल्लभाचार्य का उठा लिए, ये अच्छी बातें, ये इसको उठाना चाहिए था। लोकल लेवल पर आप पढ़ाओ ना, लोकल के दार्शनिक उनको भी तो पढ़ाओ, तो ये इसमें आएगा क्लियर तरीके से। ठीक, पूरा सिलेबस चर्चा हो गया। ठीक है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें 2-4 मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना सिलेबस में, दर्शन शास्त्र के सिलेबस में क्रमबद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीक्वेंस इसका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीक्वेंस बढ़िया जानते हो तब आप बढ़िया आंसर भी करोगे, और वो जो आपके अंदर एक क्रोनोलॉजिकल जो पैदा हुआ है कॉन्सेप्ट, वो लंबे टाइम तक के दिमाग में बना रहेगा। कोई भी टॉपिक उठाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले ये जानना जरूरी है, इसके पहले इसके बाद का ये जानना जरूरी है, आपको एक क्लेरिफाई रहेगा। पहला खास बात है इसका क्रमबद्धता। ठीक है, दूसरा चीज समझना, दर्शन शास्त्र रटने का विषय नहीं है। क्लियर है, कोई भी रटवा रहा है दर्शन शास्त्र को, मतलब आपके साथ गलत कर रहा है वो। ठीक, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना वैचारिक प्रवणता के, वैचारिक उपलब्धि के, वैचारिक तीव्रता के, है ना, इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक, तो इसका मतलब वो टीचर चाहिए जो रटवाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, सोचवाता है। आप भी सोचो उसको, और मैं तो सोच करके लिखने के लिए भी देता हूं, ताकि लिखोगे तो क्या होगा, सोच अंदर आएगा। और विश्वास नहीं करोगे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई तो बता रहा हूँ। अभी आंसर राइटिंग की क्लास अभी 10:30 बजे है, तो आंसर राइटिंग में जो लड़की मेरे से पहले दर्शन पढ़ी है वो आज आती है, इतना बढ़िया आंसर लिखती है वो, मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि यार मैंने इतना गहरा लेवल का इसको पढ़ाया है। विश्वास नहीं होता अपने ऊपर कि यार ये ऐसा पढ़ाया हुआ है, उतना अच्छा आंसर वो लिख करके लाती है। अच्छा, दर्शन का ये फायदा कहाँ पर दिखता है, केवल दर्शन में दिख रहा है, उसको मैंने निबंध भी पढ़ाया है, निबंध में दिख रहा है, इतिहास का आंसर राइटिंग कर रही है, इतिहास का देखा हुआ है, ज्योग्राफी में तक दिखता है वो। क्योंकि क्या होता है, दर्शन ना सोच को व्यवस्थित कर देता है, जमा देता है दर्शन। तो आप जितना ज्यादा सिक्वेंशियल जमा रहेगा आपका दर्शन या सोच या विचार आपका जमा रहेगा, तो हर जगह तो दिखेगा।
क्लियर है? तो क्या बताया, क्रमबद्धता ध्यान में रखनी है, रटना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। तीसरी बात है राइटिंग्स सीख लेनी है, कम से कम। देखो दर्शन में पूरा राइटिंग का हिस्सा तो आप नहीं सीख सकते, लेकिन कम से कम आप 20% राइटिंग आप सीख जाओगे, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो 20% भी अगर आप आंसर राइटिंग सीख लेते हो दर्शन में, तो बाकी जगह पर आपको फायदा होगा, अन्य सब्जेक्ट्स के लेवल पर भी फायदा होगा। क्योंकि देखो सब्जेक्टिव जो कमी है वो तो रह ही जाएगी, लेकिन दर्शन की सब्जेक्टिव कमी आपकी दूर हो जाएगी, राइटिंग में वो दिखने लगेगा। ठीक है ना? चौथी बात और समझना, अब देखो आप कम लोग हो, है ना, तो कम लोग हो तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा गहराई से चीजें की जा सकती हैं, और बेडर होकर के, बेझिझक, बिना डर के, किसी भी तरह के संकोच के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे एक लड़का मुझसे पूछता है कि सर आपने ईश्वर को देखा है कि नहीं, अब ये उसका दम है पूछने का, मैंने दम दिया है तभी तो है, आप पूछ सकते हो भाई, बिल्कुल पूछो, क्या दिक्कत है। एक लड़के ने कह दिया कि सर आत्मा हमको समझ में ही नहीं आया, आप समझाए तो, सीधा कह दिया। लेकिन मैंने क्या किया, फिर से उस दिन पूरा पूरा आत्मा समझाया, पूरी पूरी ताकत के साथ समझाया उसको। तो आपको क्या करना है, समझ में नहीं आया तब आगे नहीं बढ़ना, बोलना है सर आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा। हाँ ये बात है, कई पर ऐसा होता है कि जब ये समझ रहे हो तो नहीं आएगा, दूसरे टॉपिक समझोगे तो पहला आएगा, ऐसा होता है दर्शन में, तो वो तो चलेगा, उतना लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन वही है कि जब समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ रहे हैं उसके बिना, ये काम मत करना। ठीक है ना? और हर तरह के क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी अभी बताया ना मैंने कि मेरा आर्य समाज का मेरा क्या है, संस्कार है, फिर विवेकानंद वाले में रहा हूं मैं, इतिहास मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, दर्शन शास्त्र मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, उसके बाद फिर मैंने ट्रांसलेशन स्टडी किया, ये जानते होगे, मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, मेरा इग्नू से सर्टिफिकेट है, और मेरा एसएससी में सिलेक्शन भी हुआ था। तो एसएससी में जब मैं गया था ट्रांसलेशन के लिए, तो काम तो मैंने नहीं किया, छोड़ दिया मैंने उसको, लोकसभा में हुआ था मेरा, तो छोड़ दिया। तो लेकिन फिर भी क्या है, ट्रांसलेशन का अनुभव है, तो मैं जितना हिंदी में समझता हूँ उतना अंग्रेजी में भी समझ रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए एक बात बताऊँ, माइंड शब्द है, माइंड का ट्रांसलेशन क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी में बुद्धि, उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी में मन, उसकी ट्रांसलेशन हो जाता है क्या, आत्मा भी। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कौन सा शब्द का अर्थ क्या ले रहा है भैया ये। जैसे जॉन लॉक पढ़ोगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आत्मा समझने में, यार आत्मा का मतलब क्या है, कि इसका मतलब बुद्धि है, कि आत्मा है, कि सच में कि इसका मतलब शरीर है, कि मन है, समझ नहीं आता क्या अर्थ है। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम ये भी मैं गहराई से जानता हूं, तो अंग्रेजी में भी रेफरेंस बुक पढ़ा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ा हुआ है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो सारी बातें तुमको कह दिया, कुछ भी बोल रहा हूं तो बोल सकते हो, नहीं है? ठीक, अभी सोचोगे सर इतना सारा आप बता दियो, हमको तो डर लग रहा है। अरे कोई डर नहीं भाई, मैं तो सिलेबस चर्चा किया हूं। जब टॉपिक शुरू करता हूं ना, तो 5 साल के बच्चे को जैसा समझाते हैं वैसा समझाते हुए शुरू करता हूं, इसमें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, चल